रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अजहर रुपारी। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है और ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन के जो बड़े बड़े शहर हैं वो एक तरह से खंडर में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले 7 यानी आज 7वां दिन था, पिछले 7 दिन से बराबर रशिया की तरफ से बराबर अटैक किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं और कीव को और जो दूसरे बड़े शहर हैं उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम इस चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी जंग का अंजाम क्या होगा, भारत का क्या कुछ रोल इसमें होना चाहिए और जिस तरह से बड़े पैमाने पर भारतीय यूक्रेन में रह रहे थे उनको जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार को और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। आज ये तमाम अहम मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एम्बेसडर मंजू सेठ साहिबा है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर वायल अलावाद वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ हैं, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी है। तो ये तीनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं तीनों मेहमानों के साथ हम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कीव को लेकर के रूस पूरी ताकत लगाए हुआ है और बराबर इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से कीव जो राजधानी है उस पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन अब तक रूस को इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। माना जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में कीव पर एक बड़ा और बहुत ही भीषण हमला किया जा सकता है। इसके अलावा खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं तमाम मुद्दों पर और खासतौर से जो भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर, उनको किस तरह से और बेहतर तरीके से निकाला जा सकता है, फैसिलिटीज क्या क्या हो सकती है, उनको लेकर के बातचीत कर सकते हैं। तो तीनों मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एम्बेसडर मंजू, आपसे हम चीजों को और चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी स्थिति को आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि रूस पूरी ताकत के साथ इस वक्त यूक्रेन को तबाह करने पर लगा हुआ है। रूस ने अपनी मंशा साफ तौर पे जाहिर कर दी है कि यूक्रेन पर वो पूरी तरह से कब्जा करेगा। हालांकि यूक्रेन को लेकर के जिस तरह से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दिलचस्पी दिखाई है और उसके साथ खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये मामला लंबा खिंच सकता है। थैंक यू। आपने जो ये पूछा है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कहना कि जी लंबा चलेगा, कम चलेगा, क्योंकि इस वक्त जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हो गई है और सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है। अगर आप देखिए थोड़ा महीना पहले जब ये शुरुआत हुई थी और सारे उनकी तैनात थी रूस की, और वो कह रहे थे कि हम अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये बिग पावर प्ले जो है वो प्ले आउट हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली जैसे ऐसे लग रहा है कि एक मोहरा बनाया गया है इनके सब इनके इनकी इनकी राइवलरी में कहें या पावर प्ले में कहें या अपने आप को बेटर दिखाने के लिए या सुपीरियर दिखाने के लिए ये शुरुआत ऐसे हुई। लेकिन एक दो चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। यूक्रेन जो था ये पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था और वो कहते हैं कि हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब वो कोई हम लोग उसके साथ राजी हैं या सहमत हैं कि नहीं है वो बात दूसरी है, लेकिन रूस का ये मानना है कि ये मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और मैं इस पर मेरा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहना चाहिए और मेरी सिक्योरिटी को थ्रेटन करेगा अगर नेटो के सब लोग यहाँ पे अपना तैनाती कर दें। और ऑलरेडी शुरू हो गया था तैनात इनको सप्लाई करना मिसाइल्स और ये सब। तो ये सब चीजें बिल्डअप होते होते अब ये वॉर में बदल गया है। लेकिन उम्मीद थी कि बियॉन्ड जो लुहांस एरिया है और डोनेट्स्क एरिया है उसके आगे नहीं बढ़ेगी, उम्मीद तो यही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने डिप्लोमेसी की कंप्लीटली उसको एक तरफ कर दिया और अपने जो कहा था उस कमिटमेंट में भी शायद किस वजह से वो नहीं कायम रहे। और आप देख रहे हैं कि
यूक्रेन के लोग तो आई सपोज डिफेंड करेंगे अपने आप को, वो तो कहेंगे कि हमारा देश है, हम डिफेंड करेंगे, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि हमारा जियोपॉलिटिकल यहाँ पे क्या हो रहा है और हम क्या, हमारा लेवल क्या है जियोपॉलिटिक्स में, इस इलाके में हमारा क्या, हमारी क्या स्ट्रेंथ है और हमारे हित में, हमारे देश के हित में क्या है, बैलेंस करना पड़ेगा उनको भी। लेकिन वो भी शायद नहीं ये कर पाए। और रूस का हम रवैया देख रहे हैं, बहुत ही आक्रामक हो गया है, एंड इट इज, और हम कह रहे हैं और सब कह रहे हैं कि आप सीज फायर करिए, लेकिन वो और ही बढ़ता चला जा रहा है। और कीव को बिल्कुल घेर लिया है उन्होंने, और किस वक्त उसको अभी वो कह रहे हैं एयर पावर यूज करेंगे, न्यूक्लियर मिसाइल्स की थ्रेट शुरू कर दी है, न्यूक्लियर आर्म्स की थ्रेट शुरू कर दी है। ये बहुत ही वेरी अनफॉर्चुनेट मेरा मानना है। जिस तरीके से रूस की तरफ से ये कहा गया कि यूक्रेन इस कोशिश में है कि न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल कर ले किसी भी तरीके से, इसे आप किस तरह से देखें? ये एक दूसरे को, आई थिंक बिकॉज पहले आपको याद होगा न्यूक्लियर वेपन्स थे यहाँ पे, जब सोवियत यूनियन टूटा था और इन्होंने गिव अप कर दिए थे, लेकिन उनको लगता था कि हमारे पास, अब लगने लग गया उनको कि हमारे पास अगर होते न्यूक्लियर वेपन्स तो हम लोग भी इनका सामना कर सकते। लेकिन आपको पता है कि एनपीटी है, जो एनपीटी के रिजीम, सो कॉल्ड एनपीटी की रिजीम है, वो उसके तहत, और जो विदेशी देश हैं, जो मतलब नेटो है और यूएस है, वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हो, वो नहीं चाहते। लेकिन डेफिनेटली मिसाइल्स और अदर जो घातक वहाँ पे एम्यूनिशन और चीजें उनको सप्लाई की जा रही थी, तो उनको लगा कि हम ही टारगेट हैं। पुतिन और रूस को लगा कि हम टारगेट हैं यहाँ पे, और नेटो बढ़ता चला जा रहा है, अपनी कदम बढ़ा रहा है। तो नेटो को भी समझना चाहिए कि हमको अगर शांति चाहते हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि हाँ, उनके लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं। लेकिन ये सब मुझे लग रहा है कि ये पावर प्ले चल रहा है, और ये दोनों साइड्स को नहीं समझ पाए या नहीं समझना चाहते, या डिलिबरेट प्लान बना के ऐसा ही हो। और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, उन्हें कहा, आपने पढ़ा भी होगा कि मैं अकेला रह गया, तो जैसे उनको अबैंडन कर दिया, ऐसे लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत ही डिप्लोमेसी की बात भी बिल्कुल छोड़ दी, और इन्होंने अपना आक्रमण कहते हैं हम सिविलियंस को नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी आई थिंक जो ऑन द ग्राउंड फोर्सेस हैं उन पे कितना कंट्रोल है और कितने वो कर पाएंगे, संभाल पाएंगे इस बात को, इसमें पता नहीं। अभी तक तो लग रहा है कि कुछ सिविलियन टारगेट्स भी किए गए हैं, और यूक्रेन तो खैर, यूक्रेनियंस कहते हैं बिल्कुल दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, बराबर एक दूसरे पर निशाना लगाया जा रहा है। डॉक्टर वाइल, आपसे अगर समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से दूसरे दौर की अब बातचीत हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि प्रतिनिधिमंडल जो है इस वक्त रशिया का वो फिलहाल बातचीत के लिए पहुंच चुका है, ऐसी स्थिति में जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के भीषण हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, जिस तरह का रुख देखा जा रहा है, आपको लगता है कि इस तरह की बातचीत का कोई मतलब निकलेगा? देखो, बातचीत के करना चाहिए। अभी ये जो झगड़ा चल रहा था तो कम से कम 30 साल हो रहा है, जिस वक्त में वो यूएसएसआर तोड़ दिया था उसकी बात बिल्कुल है। जब तक उनकी ईस्ट जर्मनी वहां पर ये यूएसएसआर ट्रूप में है वो हो गया था, वहां पर उन्होंने हतार दिया 380,000 जवान में हतार दिया था, और उन्होंने एक नाटो और यूएस में प्रॉमिस दे दिया था, वाद दे दिया था, हमको किसी को नाटो फोर्सेस में ज्वाइन नहीं कर सकते किसी भी ईस्टर्न यूरोपियन देश जो यूएसएसआर वाले के साथ। लेकिन अभी तक बिल्कुल वो तो खान का मामला है, बितरेद वो तो रशिया में अब कभी कम से कम 16 देश में उन्होंने नाटो से ज्वाइन किया था, और उन्होंने ये तो 2 रेड लाइन बनाया था, जॉर्जिया और एक ही है वहां पर ही यूक्रेन में, दोनों उन्होंने ज्वाइन बिल्कुल नहीं कर सकते। कह रहे हमारा रेड लाइन है, ये हमारा सिक्योरिटी है, और न्यूक्लियर आर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उनके नजदीक होना चाहिए, क्योंकि 4 मिनट में वो मॉस्को में अटैक कर सकते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन वो जो प्रॉब्लम शुरू हो गया था, आप सारी दुनिया मालूम हो गया था उनकी बात, ये 2008 है, आप याद रखना, उसी के वक्त में जब तक कॉन्फ्रेंस में चल रहा था, यूएस में प्रेशर लगा दिया था, उन्होंने कह रहे ये यूक्रेन ना तो ज्वाइन कर सकते, लेकिन जर्मनी और फ्रांस दोनों देश में मना कर दिया था। वो कह रहे अगर ये ज्वाइन है तो हम लोग नफरत हो जाएगी, ये तो गुस्सा हो जाएगी या रशिया में, तो जरूरत तो नहीं है, हमारा जरूरत तो भी नहीं है ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन
इसकी 2014 है, जो जब तक सरकारी जो उनकी प्रो रशिया सरकार बन गया था, यूक्रेन में हथियार दिया था, और उनकी बाद में उनकी शुरू किया था प्रोविंसेस, 2 प्रोविंसेस जो मेजोरिटी रशियन में, वहां पर उन्होंने जेनोसाइड शुरू किया था। आप ये समझ लो, आज का नहीं है तो ये तो लोग मर गया था, कम से कम 10,000 लोग मर गया था, मोर देन 14,000, 14,000 वाले लोग इंजर्ड भी हो गया सिंस 2014। मतलब ये शुरू से वहां पर हो गया। आप ये समझ लो, जब तक रूसी में इंटरवीन भी किया था, उन्होंने सपोर्ट भी किया था ये प्रोविंस दोनों, और यहूद का वो जो सरकार में तो प्रो वेस्ट में शुरू हो गया था ये जेलेंस्की और उनकी मतलब ये सरकारी है एंटी रशियन फीलिंग में शुरू हो गया था वो, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो रशिया में शर्त लगा दिया था यूरोप के लिए, और ये अमेरिका में कह रहे हाँ ये ना तो ज्वाइन नहीं कर सकते, ना न्यूक्लियर आर्म दोबारा वहां पर यूक्रेन में हो रहा है। तो इसलिए मना कर दिया था यूएस में, कोई सिक्योरिटी गारंटी दिया भी नहीं। तो इसलिए हमको नहीं जस्टिफाई करना चाहिए ये तो युद्ध अच्छा है, किसी के भी ये युद्ध ये हराम है और हलाल भी बात नहीं कर सकते, दोनों गलत है। लेकिन जब तक आपका ह्यूमन विजडम है नहीं और आप मानते भी नहीं है, और आप मेरे को पुश किया था, आप अगर मैप देखना चाहते हो आप पूरा मैप देख लो, कितना एनसर्किल करा दिया था रूसी में, पूरा रशिया में पूरा एनसर्किल किया था नाटो में, तो किस चीज के लिए? और अगर आपके लिए यूएसएसआर दूर दिया था और नाटो में मिलिट्री ब्लॉक क्यों रखा था? तो इसलिए ये तो एंग्लो सक्सोनियन फैशिस्ट सुपर मैशिस्ट वाइट में शुरू हो रहा है, एंटी रशियन, एंटी अरब, एंटी एनी नेशन, ये तो बिल्कुल कॉलोनियल एटीट्यूड है। तो हम लोग अगर नहीं समझते और लोग नहीं समझाना पड़ेगा, इट इज नॉट आवर वॉर, इज नॉट योर वॉर, वॉर शुड बी स्टॉप, यू डो नॉट नीड टू इंटरफेयर। वो तो डायलॉग में शुरू कर रहा है। आप जो उनकी शर्त लगा दी, कह रहे अगर फिनलैंड हो रहा है और ऑस्ट्रिया भी दोनों है और दोनों मुल्क में ना तो मेंबर नहीं है, तो व्हाई कैन बी यूक्रेन? लेकिन पूरा यूरोप एक तरह से जिस तरह से सपोर्ट में आया है और साफ तौर पे अपनी सेनाओं को ना भेज करके असलहे जिस तरीके से भेज रहा है, इसे किस तरह से देखें? तो अगर ये सपोर्ट हो रहा है, हमको मालूम हो गया, इवन पुतिन मालूम हो गया ये तो सपोर्ट हो रहा है, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने खुद बताया था ये हम लोग, ये तो है रेड लाइन, आप लोग क्रॉस कर दिया था, यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो शुरू हो गया था। लेकिन अगर अभी तक उन्होंने, ये तो टेररिज्म है, जो इकोनॉमिक सैंक्शन शुरू हो रहा है, रशिया विल नॉट स्टे क्वाइट, ये भी दोबारा हो रहा है। मतलब लुक एट द पेट्रोल प्राइसेस, लुक एट द गैस प्राइसेस, लुक एट द टर्बुलेंस हो रहा है, दिस इज अ क्वाइट डेंजरस टाइम। सो डू वी सी थर्ड वर्ल्ड वॉर? मतलब ये देख लो अमेरिका में कितना इंटरफेयर किया था, अफगानिस्तान तोड़ दिया था, इराक में, सीरिया, लीबिया, यमन भी है, और सारी दुनिया का चुपचाप कर रहा है, यूगोस्लाविया भी छोड़ दिया था। सिर्फ जब तक उनकी रशिया में आ गया, हमको दोनों जस्टिफाई नहीं होना चाहिए, लेकिन शुड बी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। समझाना पड़ेगा लोग है, ये तो गलत बात है, ये तो दोनों गलत है, हमको बैठना चाहिए, ट्रैंक्विलिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड शुड बी प्रिवेल, वी शुड नॉट सपोर्ट एनी साइड ऑफ इट। बिल्कुल। एम्बेसडर मंजू, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जैसे मैंने कहा, ये पावर प्ले चल रहा है, हाँ, और वो सुप्रीमेसी के लिए, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये इनको रेड लाइन जो है रूस की, ये लेजिटिमेट है, बट वॉर कैन नॉट बी जस्टिफाइड। मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ, वॉर कैन नॉट बी जस्टिफाइड एंड वी कैन नॉट सपोर्ट वॉर एट ऑल। और डिप्लोमेसी के राह पे रहना चाहिए था उनको, रहना चाहिए और वापस आ जाना चाहिए, और उसके थ्रू ही रिजॉल्व करना चाहिए। ये जो इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये हम बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर भारतीय यूक्रेन में मौजूद हैं, खासतौर से जो मेडिकल क्षेत्र के जो छात्र हैं वो वहां पर जाकर के अपनी स्टडी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे छात्र निकाल भी लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र अभी वहां पर फंसे हुए हैं और उनके निकलने के चांसेस, ये कहा जा सकता है कि हर तरफ से बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपील कर रही है कि वो तमाम छात्र वहां से किसी भी तरीके से निकले। आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही एक्चुअली अगर आप देखेंगे, हम मिनिस्ट्री ने और हमारे एम्बेसी ने भी 1 महीना पहले ही, जब ये सब तैनाती शुरू हो गई थी और ये इंसर्कलमेंट शुरू हो गया था, सब इंडियंस को कहा था, इंडियन स्टूडेंट्स को खासकर, कि आप प्लीज लीव यूक्रेन टेम्परेरीली। लेकिन लोगों, जनरल टेंडेंसी होता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, सब सोच रहे थे कुछ नहीं होगा, और बहुत
a few people निकल आए, बट ज्यादातर वहीं रहे अपनी जगह। और अब ये कॉन्फ्लिक्ट जोन हो गया शुरू, वॉर जोन हो गया है, वहां से कैसे निकालेंगे? सब एम्बेसी से उम्मीदें तो रख रहे हैं, और उम्मीद रखना इट इज लेजिटिमेट कि एम्बेसी से वो उम्मीद रखें कि हमें यहाँ से निकाले, और भारत सरकार से भी। लेकिन लॉजिस्टिक इश्यूज बहुत है ऑन द ग्राउंड। वहाँ पे वॉर चल रही है, किसके थ्रू करें? कौन है वहाँ पे अथॉरिटी जो हमें एक बस प्रोवाइड करेगी या 2-4 बसेस प्रोवाइड करेंगी स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए? इसलिए हम दोनों सरकारों से बात तो कर रहे हैं, एंड उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं रूस से कि भी इनके लिए सेफ पैसेज आपके वहाँ, अब आपके सोल्जर्स वहाँ पे सब जगह तैनात हैं, उनको आप जरा डायरेक्ट करिए कि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से निकल आए, सेफ पैसेज दिया जाए। लेकिन ऑन द ग्राउंड वो मानेंगे नहीं मानेंगे, वी डोंट नो, बिकॉज स्थिति वहाँ पे क्या है, इट्स अ बिग चैलेंज, बहुत चुनौती है इनको कैसे निकाला जाए। बट प्रायोरिटी है कि इनको निकालना है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी, क्या कहें, अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जिस तरह के विजुअल वहां से आ रहे हैं, खास तौर से जो भारतीय छात्र हैं, इंडियन छात्र हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि एम्बेसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जो पहला सर्कुलर जारी किया गया इंडियन स्टूडेंट के नाम, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में अपने जो कॉलेज का स्टाफ है उससे बातचीत की, स्टाफ ने मना कर दिया, लेकिन एम्बेसी ने कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट उस तरह की नहीं दिखाई। नहीं, क्योंकि इस मामले में अगर आप देखेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, और अगर कोई आपस में नेगोशिएशन, हमें पता नहीं क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे आते हैं, लेकिन अगर वो एम्बेसी को बताते कि ये हो रहा है, तो एम्बेसी जरूर वहाँ पे उनसे बातचीत करती सरकार से कि अपने कॉलेजेस को बोलिए, और उनके जो स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको बोलिए कि इनको अलाउ करें। और वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने देखा था, और रिक्वेस्ट जरूर गई है, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि इतनी फास्ट बदलती चली गई, रैपिडली बदलती चली गई, कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नौबत आएगी। बिल्कुल। और ये स्टूडेंट्स अब जो फंस गए हैं, उनको बस वी कैन ओनली प्रे फॉर देम एंड होप कि ये मान जाए और उनको सेफ पैसेज मिल जाए, और चाहे अपने पैदल चल के आए, चाहे जिस गाड़ियों में आए, क्योंकि वहां तो वॉर जोन बन गया, कोई वहां हो ही नहीं सकता। आई मीन नोबडी कैन रीच देयर, यू नो, टू गेट देम आउट। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, हम बहुत ही दुखद ये डेवलपमेंट है। बिल्कुल। बच्चे, यंग अदीब बच्चे साहब, ऐसे। बिल्कुल अदीब साहब, आपसे चीज को, अदीब साहब आपसे अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें कि एक लंबे समय से बराबर रशिया जो है इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि वो आने वाले दिनों में यूक्रेन पर अटैक करेगा, इस तरह की कार्रवाई करने के लिए जा रहा है, लेकिन जिस तरह की लापरवाही, अगर कहा जाए तो ये गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्बेसी और खुद भारत सरकार जो है इस पूरे मामले को उस तरह से डील नहीं कर पाई जैसा इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जिस तेजी के साथ इस वक्त एक्टिव सरकार हुई है, और एक के बाद एक जहाज जा रहे हैं, लोगों को लाया जा रहा है, मिनिस्टर वहां पर पहुंचा दिए गए हैं, ये जो है फुर्ती अब दिखाई जा रही है, ये पहले दिखाई जाती, क्या कहेंगे आप? देखिए अंदर साहब, मैं अभी हमारे एम्बेसडर साहबा ने और डॉक्टर आवाज ने जो बात कही उसको जरा सा मैं एक पॉइंट रख दूं। ये जो हरकत हुई है इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। अमेरिका यही हरकत उसने इराक के साथ की कि कुवैत पे अटैक कर दो, यही हरकतें वो मुस्तकिल करता रहा। रशिया के को सब तरफ से आप बांध कर, और सारी दुनिया में ये बात कही जा रही थी, अमेरिका खुद अपने लोगों से कह रहा था कि यूक्रेन छोड़ दो। उस वक्त हमारी सरकार इलेक्शन लड़ रही थी। आज शक्ल ये हो गई कि हजारों बच्चे कह रहे हैं कि तुम बॉर्डर पे पहुंच जाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा साबित करना चाहती है, फिर जहाज में जो बच्चे आ रहे हैं 40, 50, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चल के और रिस्क लेकर, उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं, उनसे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान ने इससे पहले कुवैत की लड़ाई में 1.5 लाख इंडियंस को वापस लाए थे, कहीं कोई नारे लगे थे? ये गवर्नमेंट हर वक्त इलेक्शन लड़ती है। अगर चाहते ये तो इनको चाहिए था कि इनके ताल्लुकात रशिया से भी अच्छे हैं और यूक्रेन से भी अच्छे हैं, इनको मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन लेना चाहिए था, बताना चाहिए था कि इंडिया का झंडा लगा के हम बसों से बॉर्डर तक ला रहे हैं। रशिया से आप बात क्या कर रहे थे?
आपको एक कॉरिडोर तो मांगना चाहिए था हमारे बच्चों के लिए। ये 25-30 हजार बच्चे, नौजवान स्टूडेंट्स हैं, इनका मुस्तकबिल अभी शुरू नहीं हुआ। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, फूल फूल बांट रहे हैं और दिखा रहे हैं। जहाजों में मैं देख रहा हूँ नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय। आई मीन दिस इज नॉनसेंस। जाहिलों के पास ये हुकूमत है, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, एम्बेसडर मंजू भी इस बात को कह रही है कि ये बड़ा ही ये बात अनफॉर्चुनेट है। मालूम थी। देखिए अब इसके कई पस मंजर हैं, मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जो हुआ है, अब ये पेट्रोल कहाँ जाएगा? ये 140-150 डॉलर पे जाएगा। और इसमें ये जो जेलेंस्की की जो यूक्रेन का इस वक्त लीडर है, ये एक एक्टर है, इसको समझ में आया नहीं, ये झांसे में आ गया अमेरिका के। ये तो खत्म हो जाएगा। नाटो जहां तक सवाल है, नाटो कभी भी दखल नहीं देगा, अमेरिका कभी भी लड़ाई नहीं लड़ेगा। हाँ, अगर अफगानिस्तान है और इराक है तो जरूर जाएगा। उसे मालूम है कि रशिया बैठा हुआ है, वो लड़ने नहीं जाएगा। और वो प्रोवोक कर रहा है कि हमसे असलहा ले लो, हमसे सामान ले लो। हमारी पोजीशन ये होने जा रही है कि हम अब क्या करेंगे? जो पेट्रोल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, सारे मिनरल्स रशिया के पास हैं। हमें यही नहीं पता कि हम हैं किसके साथ, अमेरिका के साथ हैं या रशिया के साथ हैं या किसके साथ हैं। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऐसा बना दिया है। हमारी एम्बेसडर साहबा मौजूद हैं, ये सर्विस कर चुकी हैं, ये कहेंगी नहीं इसलिए कि कमिटेड है, इनकी मजबूरी है। लेकिन ये खुद सीना पकड़ के बैठी होंगी कि इन्होंने इतने साल में हिंदुस्तान को जहां खड़ा किया था, हम कहाँ चले गए? अरे भाई, तुमको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कराना चाहिए था with the confidence of the government of Russia as well as government of Ukraine. You have luckily have got good relation with both countries. ये बच्चों के एविक्शन के निकालने की बात थी और उसके बरखिलाफ हो क्या रहा है? मंत्री लोग खड़े होकर वहां फूल बांट रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं है, कह रहे बॉर्डर पे आ जाओ। अरे एक तरफ 800 किलोमीटर बॉर्डर है, दूसरी तरफ 1400 किलोमीटर, और कोई सहारा नहीं है। और ये आपकी एडवाइजरी क्या कह रही? आज ही इन्होंने कहा कि वहाँ जो आज अटैक हुआ है, इनका जो सेकंड बिगेस्ट सिटी है खारकोव, वहाँ क्या कहा? अब कैसे भी हो निकलो, सब तरफ से बम पड़ रहे हैं और हम जो हैं बैठे हुए हैं। अब आने वाला वक्त जो मुझे परेशान कर रहा है इस मुल्क में कि हमारी डॉलर के जो पेट्रोल बढ़ेगा, ये गैस बढ़ेगी, ये फर्टिलाइजर आते थे यूक्रेन से, हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट था, खेती और किसानी के दाम बढ़ेंगे। ये जो आगे वाली सरकार आएगी, ये कैसे चलेगी? क्योंकि हमने अपने सारे जो इससे पहले पेट्रोल के ऊपर एक्साइज और वैट लगा लगा के पैसे कमाए थे, वो अनप्रोडक्टिव काम में लगा दिए। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनने लगी, जहाज खरीदे जाने लगे और गाड़ियां खरीदी जाने लगी और स्टैचू बनने लगे। अब क्या होगा इस मुल्क में? हमको बच्चों की जिंदगी को बचाना है, बच्चों की, भारतीयों की जिंदगी जो फंसी हुई है उसको किस तरह से बचाना है। इसके लिए हुकूमत को माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये चाहे कितने ही नारे भारत माता के लगवा लें, लेकिन वो बच्चे जो लौट के आ रहे हैं और जो ऊपर वाला उनको बचा के लिया, हम सबकी दुआ होनी चाहिए। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि हमारे ये जो दुनिया के दो चौधरी हैं, इन्होंने दुनिया को जहन्नुम बना दिया है, कम से कम हम अपने बच्चों को तो निकाल लें। हम अपने बच्चों के लिए क्या ये नहीं कर सकते हैं कि रशिया को प्रेशराइज करें कि हमें कॉरिडोर दे दो? बिल्कुल, कॉरिडोर दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करने वाले हैं। डॉक्टर वाइल, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज 6 दिन हो गए भूखे पड़े हैं लड़के, ये बात हो रही है। आपको चाहिए था कि जितने रिसोर्सेज आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के थे, हमारी सीनियर एम्बेसडर बैठी हुई है, ये लोग इन्होंने 2-2 लाख 2-2 लाख हिंदुस्तानियों को निकाला है हर लड़ाई में। ऐसा नहीं हुआ ये पहली बार हुई, कोविड में भी हुई, गल्फ वार में भी हुई, हर जगह से हम अपने साथियों को लेके आए और हमने ढिंडोरा नहीं पीटा। अच्छा, ठीक है, हमने नारे नहीं लगाए। अदीब साहब, ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर वाइल भी है। डॉक्टर वाइल, जिस तरह से रशिया ये दावा कर रहा है कि 7 फरवरी तक
वो पूरी तरीके से, माफ कीजिएगा, 7 मार्च तक वो पूरी तरीके से जो है कब्जा कर लेगा पूरे यूक्रेन के ऊपर। और जिस तरह से अदीब साहब ने जो बात कही कि यही चीज अगर जो है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ होती तो अमेरिका और नेटो सेना बाकायदा वहां पर जाती, और यूक्रेन में हो रही है तो अपनी वो सेनाएं उसे उस तरह से नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ एक लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। देखो, लॉजिस्टिक सपोर्ट या प्राइवेट आर्मी या मशीनरीज तो अमेरिका में और यूरोप में कवर्ट ऑपरेशन शुरू हो रहा है तो कम से कम 10 साल हो गया। ये आज का नहीं, ये मैं कहना चाहते हो, क्योंकि हमको मालूम है जब तक उनकी प्राइवेट आर्मी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वॉर्स, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान करा दिया था, पर वहां पर उन्होंने ये ब्लैक वाटर, उन्होंने वो तो ये सर्विस आर्मी सर्विस ऑफ यूएस वाला, उन्होंने $10 बिलियन वहां पर ये यूक्रेन के लिए अब वो तो ऑफर भी दे दिया था। तो इसलिए हमको मालूम है कि सारा मशीनरी सीरिया, इराक भी है, जो वहां पर हमारे 55 नेशनलिटीज है, 80,000 लोग वहां पर, ये हमारा देश में और इराक के अंदर है, जो सारे टेररिस्ट है। उन्होंने साइफून किया था, कजाकिस्तान, यूक्रेन भी है, कराबाख, सारी दुनिया का मालूम हो गया है टेररिस्ट हब ऑफ द टेररिज्म ये इन्होंने कहाँ से ले गया था। इसलिए ये अमेरिका में तो उन्होंने कोई उनका बूथ ऑन द ग्राउंड नहीं मांग रहे, ना किसी को एक यूरोपियन नहीं मानता नहीं है। दिस इज अ रशियन वॉर और एंग्लो सैक्सोनियन, दे आर हैप्पीली वाचिंग, दे आर नॉट वांटेड टू किल एनीवन फ्रॉम देयर साइड। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ वॉर वो भी शुरू हो रहा है। अमेरिका इज मोर देन हैप्पी इफ दे कंटिन्यू टू किल ईच अदर। तो कोई मतलब अलावा भी नहीं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द यूएस। अगर ये कल का भी हो गया था, मतलब ये कोई अरब मुल्क वाले के लोग थे, जब तक अफगानिस्तान उन्होंने खुद वहां पर ये जिहादी कल्चर शुरू हो गया था, ये हमारा भी नहीं है वॉर में। उन्होंने यूएसएसआर और यूएसए, उनकी दोनों को मतलब झगड़ा हो रहा है, हमारा इन्वॉल्वमेंट क्यों करा दिया था? दैट इज फॉर देयर इंटरेस्ट। तो when you wanted to fight somebody else war, you don't need to participate in it. तो इसलिए हमको we have to stay out, we have to support peace and tranquility, और ये बिल्कुल रोकना चाहिए, किसी को भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए। And the United States should understand also that the supremacy of लेकिन जिस तरह से चीजें बढ़ाई जा रही है, जिस तरह से चीजें बढ़ाई जा रही है, और यूक्रेन, रशिया कहता है कि यूक्रेन को नाटो का पार्ट ना बनाया जाए, दूसरी तरफ नाटो जो है साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने उनकी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है, हर तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जंग है ये फिलहाल थमती भी दिखती नहीं है, और ये कहा जा सकता है, आशंका बढ़ गई है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी युद्ध में शुरू हो गया। हिस्ट्री टोल्ड अस ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हर जगह में आप देख लो। आजकल रिसोर्सेज कम है, अमेरिका में भी कमजोरी है, यूरोप में भी कमजोर है। ये कोरोना भी, पैंडेमिक कोरोना, वो भी शुरू किया, छोड़ दिया था इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए उन्होंने, और ये रशियन के नॉर्थ स्ट्रीम 2 वाले जो पाइपलाइन बनाया था, एक 117 बिलियन डॉलर्स उसका रेवेन्यू है, ये भी बंद भी कर दिया था। वो तो मानते नहीं है, मतलब शांति नहीं मांग रही है बिटवीन यूएस, रशिया एंड द यूरोपियन। तो इसलिए ये तो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेरिकन मानते भी नहीं है। आप ये भी समझ लो, ये मत सोचना ये तो आज का, ये तो किस तरीका में जा रही है, कुछ तरीका कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओनली इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री। ये तो रशिया में पूरा देश में तोड़ने के लिए तैयार है, उनकी इकोनॉमी तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि भैया इंतकाम कर रहे हैं। क्योंकि रशिया में चीनी में ज्वाइन किया था, तो अमेरिका में कैन नॉट फेस बोथ द कंट्रीज। तो अमेरिकन एक ऑब्जेक्टिव है, एंटी चाइना पॉलिसी है, लेकिन रूसी में उनकी ज्वाइन किया था, इसलिए अमेरिका पनिश कर रहा है। आप याद रखना, ये आज का भी है या कल भी है, इसी के सिर्फ दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेरिका। अच्छा, एम्बेसडर मंजू, आपसे एक चीज को समझना चाहेंगे कि जिस तरह से रूस जो है एक तरफ बातचीत की डिप्लोमेसी भी कर रहा है, दूसरी तरफ भीषण बमबारी भी कर रहा है, आखिर ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, ये जो पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, इसका कुछ अंत दिखता है आपको? ये थोड़ा तो जो इनकी बमबारी हो रही है प्रेशर डालने के लिए है, और अपना पोजीशन ऑफ पावर से और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करना चाहेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये इनको बिल्कुल सीज फायर करना चाहिए, बिल्कुल फुल स्टॉप होना चाहिए, और तब बात करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हैं, शायद थोड़ा सा गिव एंड टेक हो, लेकिन उसका अब जो इरादा लग रहा है वो बिल्कुल ही, जैसे आपने कहा शुरू में, यूक्रेन को टेक ओवर करने का लग रहा है।
हालांकि वो बार बार बोल रहे थे हम यूक्रेन को टेक ओवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ तख्ता पलट चाहते हैं। और अब ट्रस्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ गई है, बिकॉज वी डोंट नो कि वो बोल रहे हैं उस पर अमल करेंगे कि नहीं। लेकिन अब आगे देखना होगा कि ये बिल्कुल प्रेशर कहाँ से डालें, बिकॉज रूस तो कहते हैं हम लोग ऑल पावरफुल हैं, और उनके ऊपर जो इतनी सैंक्शंस की गई है तो बहुत ही हानिकारक है उनके लोगों के लिए, उनके लिए भी, और पूरे दुनिया के लिए ये जो हो रहा है इट्स नॉट गुड। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे वर्ल्ड प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा, तो सब दुनिया इसका आउटकम या इसका फॉल आउट के विक्टिम बनेंगे, और बहुत ही परेशानी होगी। लेकिन रूस को समझाने के लिए अभी हमारे पीएम बात तो कर रहे हैं, और भी सब बात कर रहे हैं। चीन ने भी कहा बीच में कि डी-एस्केलेट करिए, वॉर शुड स्टॉप, वायलेंस शुड स्टॉप। लेकिन रूस अब इस, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं। नहीं, रूस ने तो कह दिया है कि 7 मार्च तक वो कब्जा कर लेगा। वही वो लग नहीं रहा है कि अब रुकने के उसमें है, रुकने का कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा है, बट फिर भी उम्मीद है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। अच्छा, एक जो बात अदीब साहब ने जो बात कही कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशियन प्रेसिडेंट से पहले ही बात कर लेना चाहिए था जब इस तरह के हालात बन रहे थे, ताकि एक सेफ पैसेज के जरिए से तमाम बच्चों को निकाला जाए। और जिस तरह से कर्नाटका का एक छात्र जिसकी जान गई है, जाहिर है कि किसी घर का एक लाल है, तकलीफ सभी को होती है, ये चीजें ना होती। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार, आपको लगता है कि उसका जो रवैया अब दिख रहा है वो पहले होना चाहिए था? नहीं, क्योंकि जब उन्होंने एडवाइजरी इशू की थी, जो मुझे लग रहा है एडवाइजरी जब इशू की थी, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन जब एडवाइजरी इशू की थी किसी ने सीरियसली नहीं लिया इसको, किसी को उम्मीद नहीं थी। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट नोबडी इन द वर्ल्ड, एवरीबडी थॉट कि ये शायद इतने इस नौबत तक नहीं आएगा, और इसलिए किसी ने सीरियसली नहीं लिया। जो इनपुट्स आ रहे थे कि हाँ अटैक होगा उसको, और उन्होंने भी शुरू में यही कहा रूस ने कि हम सिर्फ बॉर्डर एरियाज में रहेंगे, हम अंदर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे रवैया इनका बदला और जैसे दिखा कि कुछ सीरियस हो रहा है, तब से बोल रहे हैं। सरकार ने भी एडवाइस इशू की कि प्लीज मूव आउट, प्लीज मूव आउट। लेकिन तब तक मुझे लग रहा थोड़ी देर हो चुकी थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी शुरू हो गई थी, कि बहुत तेजी से उन्होंने मूव किया, तो कुछ बच्चे तो निकल आए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स आई थिंक 5000 के करीब पहले बच्चे निकल आए हैं, जो जैसे भी नेबरिंग कंट्रीज के थ्रू, या बिकॉज एयर स्पेस बंद है, सब कुछ बंद है, वहाँ फ्लाइट्स तो लैंड कर नहीं सकती हैं इन यूक्रेन। और उन्हें, क्योंकि उनको लगा कि हम एयर स्पेस नहीं बंद करेंगे, एयरपोर्ट नहीं बंद करेंगे, तो रूसी प्लेन्स वहां आके लैंड कर जाएंगे और एयरपोर्ट टेक ओवर कर लेंगे। तो एज अ प्रीएम्प्टिव मेजर तो एयर स्पेस बंद हो गई है, ताकि वो रेडार से उनको शूट डाउन कर सके, रेडार पे आ जाएगा। तो आई थिंक ऑल दोज फैक्टर्स आल्सो वी हैव टू कंसिडर। और वॉर जोन में हम नॉर्मल, जो और देशों में क्या हुआ, सब सिचुएशन अलग होती है, एक सिचुएशन होती नहीं है। हमें समझना चाहिए कि किसी भी देश में जो भी वॉर हुई है पहले, एवरीथिंग इज यूनिक, और हर एक के लिए, किसी ने हमसे कहा, पूछा कि हमें एक अथॉरिटी और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना चाहिए फॉर सच केसेस। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एवरी कंट्री में सिचुएशन यूनिक होती है, और उसके हिसाब से ही हमें अपनी स्ट्रैटेजी और अपना वो करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा और कर पाते मोबिलाइज और जल्दी, लेकिन हमारे बेहतर होता है, क्योंकि लेकिन हमारी एम्बेसीज में इतने लोग होते नहीं है कि वो इतना all everywhere we have very less people to take care of this. वो ऑलरेडी जो हेल्पलाइन सेटअप की थी वो थी, उन्हीं को कोऑर्डिनेट करने में उनके सारा समय चला गया, और वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ करें, लेकिन लोकल अथॉरिटीज भी, आप बसेस कैसे ऑर्गेनाइज करें? वो बसेस वाले तो सब गए हैं लड़ाई करने, वो है ही नहीं। So it was a big logistic and practical condition जो थी, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आई, चैलेंजेस आई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर मंजू, आप हमारे साथ जुड़ी, मोहम्मद अदीब साहब और डॉक्टर वाइल अलाहाबाद, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस उम्मीद यही करनी चाहिए कि जंग किसी तरह से जो है थम जाए, ताकि जान और माल जो नुकसान हो रहा है उससे किसी तरह से बचा जाए। तो इस बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो इस बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।